नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवाली। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के इस वीडियो में आज हम चौधरी देवीलाल के जो न्याय युद्ध है उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदले जाने की कहानी को जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने बहुत विस्तार से दोस्तों न्याय युद्ध की जो सारी कहानी है वो जानी थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जरूर देख लें और पॉलिटिक्स ऑफ चौधर की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। दोस्तों, चौधरी देवीलाल के जो न्याय युद्ध है उसका जो अंत है वो जींद में जो समस्त हरियाणा सम्मेलन हुआ था उसकी जो सफलता थी उसने चौधरी देवीलाल को एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया था कि जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे उनको ये एहसास हो गया था, इंटेलिजेंस ने उनको बता दिया था कि जो चौधरी देवीलाल हैं उनको मुख्यमंत्री भजनलाल अब नहीं संभाल सकते। इसलिए राजीव गांधी जी ने एक बड़ा कदम उठाया और चौधरी भजनलाल की जगह पर हरियाणा की कमान मुख्यमंत्री जो बंसीलाल हैं उनको बनाने का फैसला उन्होंने लिया। 5 जून 1986 को चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हो गए और अब बंसीलाल और देवीलाल आमने सामने होने थे। सख्त जो प्रशासक है उसकी छवि के अनुसार चौधरी बंसीलाल ने प्रशासनिक कठोरता दिखाने का काम शुरू किया। चौधरी बंसीलाल सोचते थे कि 1 साल के भीतर मैं SYL नहर का निर्माण पूरा करा दूंगा और उसमें पानी ले आऊंगा और ऐसी स्थिति में कांग्रेस की सत्ता में दोबारा वापसी हो जाएगी और मैं फिर से हरियाणा का मुख्यमंत्री 5 साल के लिए बन जाऊंगा। उन्होंने युद्ध स्तर पर नहर का निर्माण कार्य शुरू करा दिया और 3-3 पारियों में जो खुदाई का काम था उसको अंजाम देना शुरू किया। 12 जून 1986 को वेंकटरमैया आयोग ने केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई कि पंजाब के जो भूभाग से 10,000 एकड़ भूमि जो है वो हरियाणा को चंडीगढ़ के बदले में दे दी जाए और केंद्र सरकार हरियाणा को नई राजधानी बनाने के लिए धनराशि उपलब्ध करा दे। चौधरी बंसीलाल सरकार ने पता नहीं क्या सोचा कि उसने आयोग की इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और आयोग के अन्यायपूर्ण निर्णय और बंसीलाल जी को उसको स्वीकार करने से चौधरी देवीलाल का आंदोलन और तेज हो गया। आयोग की रिपोर्ट पर हरियाणा का जो पक्ष है प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने रखने के उद्देश्य से उस समय के जो नेता थे प्रोफेसर शेर सिंह उनसे मिले और तमाम तथ्य उनके सामने रखे। राजीव गांधी जी जो थे वो प्रोफेसर शेर सिंह के तर्कों से प्रभावित हुए और उन्होंने वेंकटरमैया आयोग की जो रिपोर्ट है वो डिब्बे में डाल दी, उसको निरस्त कर दिया। राजीव लोंगेवाल समझौते को लागू करने के लिए मैथ्यू आयोग जो था, जो उस मैथ्यू आयोग की जिम्मेदारी थी जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनकी पहचान के लिए गठित किया गया था ये आयोग, उसकी जो रिपोर्ट थी वो भी प्रधानमंत्री ने सुरक्षित रख ली। 12 जून 1986 को वेंकटरमैया आयोग और मैथ्यू आयोग की रिपोर्ट आने के अगले दिन ही इन आयोगों की सिफारिशों के खिलाफ आर्य समाजी नेता थे स्वामी इंद्रवेश जी, उन्होंने रोहतक के छोटूराम पार्क में 21 दिन का अनशन शुरू किया था। इसके अलावा इंद्रवेश जी ने प्रधानमंत्री को एक खुला पत्र भी लिखा था और इस पत्र में कहा गया था कि यदि केंद्र सरकार ने पंजाब से डरकर हरियाणा के हितों के खिलाफ अगर कोई फैसला लिया तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ये भी आगाह किया था कि यदि पंजाब की तरह हरियाणा के युवाओं ने हथियार उठा लिए तो हालात बहुत बेकाबू हो जाएंगे। 21 जून को चौधरी देवीलाल ने भी प्रदेशव्यापी बंद का ऐलान किया और ये बंद भी काफ़ी सफल रहा। स्थिति जो थी वो विस्फोटक हो रही थी और चौधरी बंसीलाल ने टकराव का रास्ता छोड़कर जनता के बीच जाने के मकसद से रोहतक में 9 जुलाई को एक सम्मेलन बुलाने का ऐलान कर दिया। चौधरी बंसीलाल के जो सम्मेलन बुलाए जाने का ऐलान के बाद बंसीलाल जी ने जो ये घोषणा की उसके बाद चौधरी देवीलाल ने भी रोहतक में ही जुलाई को एक जो समांतर 9 जुलाई को एक रैली का आयोजन करने की घोषणा कर दी। रोहतक में 9 जुलाई को बंसीलाल की रैली होनी थी, 9 जुलाई को ही देवीलाल जी ने कहा कि मैं भी रैली करूंगा। देवीलाल जी को इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया और देवीलाल जी की गिरफ्तारी से संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं में रैली को सफल करने का जुनून चढ़ गया और कार्यकर्ताओं ने चौधरी बंसीलाल के सम्मेलन को विफल करने के लिए सारे प्रयास किए। अगले ही दिन चौधरी देवीलाल को रिहा किया गया और जेल से बाहर आते ही चौधरी देवीलाल ने 24 जुलाई को भिवानी में एक विशाल सम्मेलन बुलाने की घोषणा कर दी। अब भिवानी चौधरी बंसीलाल का इलाका होता था, उनका गढ़ होता था।
24 जुलाई के भिवानी रैली भी जो थी, उसकी जो सफलता थी, उसने एक और जो व्यक्ति था उसकी राजनीति के कीड़ों को फिर से जिंदा कर दिया। और ये शांत जो बैठे थे पंडित भगवदयाल शर्मा जी, वो भी न्याय युद्ध में कूदने और अपने पुराने राजनीतिक शत्रु बंसीलाल जी को सबक सिखाने के लिए वो खड़े हो गए और उन्होंने अपने एक दूसरे राजनीतिक शत्रु चौधरी देवीलाल से हाथ मिलाने का फैसला कर लिया। अपने इस फैसले पर ब्राह्मण समुदाय की मोहर लगवाने के लिए पंडित भगवदयाल शर्मा ने 19 अगस्त 1986 को भिवानी में ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोगों की एक गुप्त बैठक बुलाई थी और बैठक में उपस्थित लोगों से उन्होंने सवाल किया था कि वर्तमान में आप कहां खड़े हो और आपके समाज की राजनीतिक हैसियत क्या है। राजीव गांधी ने मेरे और आपके शत्रु बंसीलाल को फिर से मुख्यमंत्री बनाकर हमारे ऊपर थोप दिया है और ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। बैठक में जो ब्राह्मण समाज के मोजीज लोग थे, उन्होंने उत्तर देने की बजाय पंडित भगवदयाल जी से ही कहा कि आप ही बताओ पंडित जी, आप ही शाणे हो। तो पंडित भगवदयाल जी ने कहा कि भाई ये जो देवीलाल है ये बड़ का पेड़ है, इस पर चील भी बैठती हैं, इस पर गिद्ध भी बैठते हैं, इस पर कोयल भी कूकती है, इस पर बंदर भी कूदते हैं और इसके नीचे पशु भी बैठ जाया करते हैं। इसकी शाखाओं पे बच्चे भी झूला झूल सकते हैं। और आज का समय ब्राह्मण समुदाय को चौधरी देवीलाल जैसे बड़ के पेड़ पे एक जो झूला है डालने का समय आ गया है। भगवदयाल जी की सलाह उनके समर्थकों को भी अच्छी लगी और कुछ समय बाद चौधरी देवीलाल ने पंडित भगवदयाल जी के पंजाबी बाग स्थित निवास स्थान पर उनसे मुलाकात की और लंबे विचार विनिमय के बाद ये तय हुआ कि हरियाणा में किसी बड़ी रैली में पंडित भगवदयाल जी विधिवत रूप से चौधरी देवीलाल की मुहिम को अपना समर्थन दें। 12 अक्टूबर 1986 को सोनीपत में एक विशाल जनसभा आयोजित की गई, जिसमें पंडित भगवदयाल शर्मा ने अपने खास अंदाज में यह कहा कि देवीलाल भाई मेरे पास दिल्ली समर्थन मांगने आया था और उन्होंने मुझसे पूछा कि पंडित जी कोई शर्त हो तो बताओ। तो मैंने कहा कि अब शर्त जैसी कोई बात नहीं है, हरियाणा में पगड़ी का सवाल है। मैंने पहले बंसी बजा कर देख ली, भजन भी गाकर देख लिए, अब मैं देवी का पूजन करूंगा। और भाइयों, तुम्हें पता है कि पंडित भगवदयाल कभी कह के नहीं फिरा करता। आज से मेरा खुला समर्थन चौधरी देवीलाल के साथ है। पंडित भगवदयाल जी की घोषणा के बाद जो सभा स्थल था वो तालियों से गूंज उठा था और हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब जाटों को पंडित भगवदयाल जी के नारे लगाते हुए देखा गया था और अतीत की जो कटुताएं थी वो इन नारों में धुल गई थी। और दोस्तों, जिस कालखंड में चौधरी बंसीलाल सत्ता के घोड़े पे सवार थे, उस कालखंड में चौधरी देवीलाल का आंदोलन रूपी घोड़ा जो था वो सड़कों पर धूल उड़ाता तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा था। और तब हरियाणा के एक तीसरे जो लाल थे वो चौधरी भजनलाल बेरोजगार बैठे हुए थे। सत्ता से जुदा हुए उनको 4.5 महीने हो गए थे और वो बहुत बेचैन थे। तभी किस्मत ने जो एक मेहरबानी है वो उन पर की। इत्तेफाक से चौधरी भजनलाल दिल्ली में हरियाणा भवन में उस समय ठहरे हुए थे और संयोगवश चौधरी देवीलाल भी उस दिन हरियाणा भवन में ही थे। चौधरी भजनलाल को जब पता चला चौधरी देवीलाल यहाँ हैं तो वो चौधरी देवीलाल के कमरे में चले गए और चौधरी देवीलाल ने शिष्टाचारवश चौधरी देवीलाल जो चौधरी भजनलाल थे उनको चाय पिलाई और तेज तरार चौधरी भजनलाल ने अपनी ओर से उन्हें देवीलाल की जो भेंट की खबर है वो सीआईडी के जरिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक पहुंचवा दी और अगले दिन अखबारों में भी इस मुलाकात की खबरें छप गई। राजीव गांधी जी ने इस मुलाकात को कांग्रेस के लिए खतरा माना और चौधरी भजनलाल को अपने पास बुलाया और 2 अगस्त 1986 को राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित करा दिया। और 22 अक्टूबर को राजीव गांधी जी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और चौधरी भजनलाल को वन एवं पर्यावरण मंत्री के रूप में शामिल कर लिया। चाय पी देवीलाल जी के साथ और भजनलाल जी को वो चाय बहुत काम आ गई और राजीव गांधी ने चौधरी भजनलाल को गंगा की सफाई का काम भी उस समय सौंपा था। 18 दिसंबर 1986 को पलवल की जनसभा में राजीव गांधी जी ने 403 करोड़ रुपए की जो अनुदान की घोषणा की, उसमें नहर निर्माण का पूरा खर्च शामिल था। लेकिन राजीव गांधी व बंसीलाल के जो प्रयास थे उनके बावजूद कांग्रेस के खिलाफ जनता का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था और इधर देवीलाल और भी ज़्यादा आक्रामक हो रहे थे। उन्होंने 23 जनवरी को रोहतक में एक विशाल रैली की घोषणा कर दी और रोहतक की इस रैली में लोकदल के उस समय के जो कार्यकारी अध्यक्ष थे हेमवती नंदन भवनकुणा और चौधरी अजीत सिंह और पंडित भगवदयाल शर्मा भी इसमें शामिल हुए थे।
भीड़ के लिहाज से रैली बहुत सफल थी और इस रैली से जो बहुगुणा जी थे, हेमंती नंदन बहुगुणा, बहुत प्रभावित हुए। लेकिन चौधरी अजीत सिंह को खासी मायूसी हुई। वो चौधरी देवीलाल की लगातार जो लोकप्रियता बढ़ रही थी उसको हजम नहीं कर पा रहे थे और रैली में हरियाणा लोकदल की जो गुटबाजी है वो भी देखने को मिली। चौधरी अजीत सिंह के जो समर्थक विधायक थे ओम प्रकाश बेरी जी, जो रैली के मंच के संचालक थे, उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को बोलने का समय भी रैली में नहीं दिया, जिससे देवीलाल समर्थकों में काफ़ी रोष फैल गया। और रैली के तुरंत बाद उन्होंने रोहतक में एक जगह पर चौधरी चरण सिंह समर्थक विधायकों के साथ बैठक की। इस बैठक में चौधरी अजीत सिंह ने अपने विधायकों से कहा कि भविष्य में खुद को देवीलाल की किसी भी मुहिम से अलग रखो और उन्होंने विधायकों को ये भी भरोसा दिलाया कि जल्दी ही बहुगुणा को कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया जाएगा। लेकिन बहुगुणा को हटाना चौधरी अजीत सिंह के लिए भी बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि बहुगुणा जी तब तक काफ़ी हद तक कैप्चर कर चुके थे चीज़ों को और लोकदल के संविधान में यह प्रावधान लिखा था कि अध्यक्ष की गैर हाजिरी में कार्यकारी अध्यक्ष ही उसका वास्तविक अध्यक्ष होगा और उसकी शक्तियाँ अध्यक्ष की तरह ही काम करेंगी और यही बहुगुणा जी की ताकत थी। 6 फरवरी 1987 को बहुगुणा जी ने अजीत सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा कि अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते क्यों ना आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। और दोस्तों 28 फरवरी को जिस पार्टी को चौधरी चरण सिंह ने खड़ा किया था उसको 28 फरवरी को बहुगुणा जी ने अजीत सिंह के कट्टर विरोधी मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश विधायक दल का नेता निर्वाचित करवा दिया। और बहुगुणा जी के इस कदम से आक्रोशित अजीत सिंह जी ने 5 मार्च 1987 को दिल्ली में जो अपना गुट है उसका एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया और उसमें बहुगुणा और देवीलाल जी को लोकदल से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपने नए लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन गए। बहुगुणा जी ने चुनाव आयोग के सामने लोकदल की वस्तु स्थिति का लिखित विवरण दिया और ये लड़ाई अब कानूनी जो दांव पेच थे उसमें चली जाने लगी। आयोग ने बहुगुणा जी के लोकदल को मान्यता देते हुए चौधरी अजीत सिंह को निर्देश दिया कि वे अपने लोकदल के लिए कोई अन्य चुनाव निशान जो है वो हासिल करें और इस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल का विधिवत विभाजन देश में हुआ और अब बहुगुणा जी वास्तविक लोकदल के अध्यक्ष बन गए थे, उस लोकदल के जिसको चौधरी चरण सिंह ने खड़ा किया था। और उधर जो हरियाणा था उसमें हरियाणा के एक और लाल चौधरी हरिद्वारी लाल जो थे, जो रोहतक से कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने भी देवीलाल जी के साथ जाने का फैसला लिया और रोहतक लोकसभा सीट से त्यागपत्र देकर वो लोकदल में शामिल हो गए। और चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा के चुनाव के लिए 17 जून की तारीख घोषित कर दी और देवीलाल और बहुगुणा जी ने मिलकर ही फिर हरियाणा में सारे प्रत्याशी तय किए। चौधरी अजीत सिंह हाशिए पर चले गए। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से होने वाले उपचुनाव में लोकदल ने हरिद्वारी लाल जी को अपना उम्मीदवार बनाया और देवीलाल जी ने पंडित भगवत दयाल शर्मा जी की सिफारिश पर पहली बार 12 ब्राह्मणों को टिकट दी और 17 सीटें अपनी सहयोगी जो डॉक्टर मंगल सिंह जी के नेतृत्व में थे वो भारतीय जनता पार्टी के दो। और इसी बीच एक बड़ी और अप्रत्याशित घटना ये घटी कि कांग्रेस की हार सामने देखकर चौधरी बंसीलाल ने एक दांव खेला। उन्होंने देवीलाल और पंडित भगवत दयाल जी में फूट डालने के मकसद से पंडित भगवत दयाल जी की और राजीव गांधी की मुलाकात करा दी। राजीव गांधी और पंडित भगवत दयाल में क्या बात हुई, क्या डील हुई, इसका अनुमान तो आज तक नहीं लगा है, लेकिन इस मुलाकात का जो नतीजा हुआ उससे साफ हो गया कि राजीव गांधी ने पंडित भगवत दयाल जी को कोई बहुत बड़ा सपना दिखाया था और उसका नतीजा ये हुआ कि पंडित भगवत दयाल जी जिन्होंने सोनीपत में ये कहा था कि मैं कह के नहीं मुकरा करता, उन्होंने चौधरी देवीलाल ने से जो अपना समर्थन था वो समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा कर दी। और उधर पंडित भगवत दयाल जी की सिफारिश पर 12 ब्राह्मणों को जो टिकट मिली थी वो देवीलाल जी से फिर मिले और उन्होंने पूछा कि हमारे पंडित जी तो कांग्रेस में चले गए हैं, अब हम क्या करें। तो देवीलाल जी ने वक्त को भापा और वक्त को भापते हुए उनसे कहा कि मुझे बीच मझधार में छोड़कर भले ही पंडित जी चले गए हों, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, तुम सारे लोकदल के प्रत्याशी हो, हाँ तुम खुद जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद 12 ब्राह्मण उम्मीदवारों ने चौधरी देवीलाल जी का साथ देने का फैसला किया और चौधरी देवीलाल ने भी उनकी जीत सुनिश्चित करने की हर संभव कोशिश की। और दोस्तों 1987 के चुनाव परिणाम में 12 ब्राह्मण प्रत्याशी विजयी होकर हरियाणा विधानसभा में पहुंचे और 1987 का चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक रहा,
क्योंकि चौधरी देवीलाल और उनके सहयोगियों ने 85 सीटों पर कब्जा किया था और कांग्रेस को केवल 5 सीटें मिली थी। ये थी दोस्तों चौधरी देवीलाल के न्याय युद्ध का 1987 के चुनाव पर इम्पैक्ट। और इससे आगे की जो कहानी है दोस्तों, वो हरियाणा के राजनीति के इतिहास के पन्नों को हम खंगालते जा रहे हैं। हम कल फिर से और इससे आगे की कहानी को जानने की कोशिश करेंगे। आप अपने सुझावों से ज़रूर हमें परिचित कराते रहें। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। शुक्रिया, नमस्कार।